नमस्कार। चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो कभी किसी बरगद के पेड़ के नीचे लगती थी, एकदम जमीन से जुड़ी हुई, लचीली, वो अचानक से ब्लैक बोर्ड और चार दीवारी वाले नियमों में कैसे फंस गईं? आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि ब्रिटिश राज ने भारत में सिर्फ स्कूल नहीं बदले, उन्होंने तो हमारे सोचने का तरीका ही बदल डाला। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराने की। तो फर्क आखिर था क्या? देखिए, ये सिर्फ टाइम टेबल या फीस का अंतर नहीं था जैसा कि यहां दिख रहा है। एक तरफ थी हमारी पाठशाला जो जिंदगी के साथ साथ चलती थी, मौसम के हिसाब से, फसल के हिसाब से और गांव की जरूरतों के हिसाब से। और दूसरी तरफ था ब्रिटिश सिस्टम जो एकदम एक मशीन की तरह था, सख्त, सबके लिए एक जैसा और बिना किसी लचीलेपन के। तो ये सिर्फ दो क्लासरूम नहीं थे, ये तो जिंदगी जीने के दो अलग अलग नजरिए थे। तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल था? आइए उस दुनिया में झांक कर देखते हैं जिसे शायद हमने कहीं पीछे छोड़ दिया। वो दुनिया थी लचीली पाठशालाओं की। 1830 के आसपास विलियम एडम नाम के एक स्कॉटिश मिशनरी ने इस पूरे सिस्टम को बहुत करीब से देखा और उसके बारे में काफी कुछ लिखा। अब जरा इस नंबर को देखिए, 1,00,000 से ज्यादा। ये वो पाठशालाएं हैं जो विलियम एडम को सिर्फ बंगाल और बिहार में मिली थीं। सोचिए, सिर्फ 2 प्रांतों में 1,00,000 से ज्यादा स्कूल। आज भी यह आंकड़ा कितना बड़ा लगता है ना? और इनमें पढ़ कितने रहे थे? 20 लाख से ज्यादा बच्चे। तो ये कोई छोटी मोटी इधर उधर की बात नहीं थी, ये तो एक पूरा जमीन से जुड़ा हुआ नेटवर्क था जो सच में हर गांव की धड़कन का हिस्सा था। तो इन पाठशालाओं की खासियत क्या थी? अगर एक शब्द में कहूं तो लचीलापन। जरा सोचिए, एक ऐसी क्लास के बारे में जो फसल कटाई के वक्त बंद हो जाती है ताकि बच्चे खेतों में अपने परिवार का हाथ बटा सकें, जहां फीस इस बात पर निर्भर करती थी कि माता पिता कितना कमाते हैं। कोई पक्की बिल्डिंग नहीं, कोई फर्नीचर नहीं। गुरु हर बच्चे की जरूरत को समझकर पढ़ाते थे, ना कि किसी तय सिलेबस को रटाते थे। यहां कोई सालाना इम्तिहान या रोल कॉल का झंझट नहीं था। मतलब शिक्षा जिंदगी का ही एक हिस्सा थी, कोई अलग से बोझ नहीं। और फिर एंट्री होती है अंग्रेजों के सिविलाइजिंग मिशन की, मतलब सभ्य बनाने के मिशन की। और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। ब्रिटिश सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो मानने लगे कि भारतीय समाज तो भाई पिछड़ा हुआ है, अवैज्ञानिक है और अंधविश्वासों से भरा है, और इसे सभ्य बनाना यानी अपने जैसा बनाना उनका एक नैतिक कर्तव्य है। तो ये सिर्फ शिक्षा बदलने की बात नहीं थी, ये तो एक पूरी की पूरी संस्कृति को बदलने का मिशन था। इस स्लाइड पर यह बदलाव बहुत साफ साफ दिखता है। देखिए, शुरू में 1781 और 1791 में कंपनी ने कलकत्ता मदरसा और बनारस हिंदू कॉलेज बनवाए। क्यों? ताकि भारतीय कानून, संस्कृत, इन सबको बढ़ावा मिले। इसे ओरिएंटलिस्ट सोच कहते थे। लेकिन 1835 आते आते मैकॉले के साथ एंग्लिसिस्ट सोच हावी हो गई, जो मानती थी कि पश्चिमी ज्ञान ही सबसे ऊपर है। और फिर 1854 के वुड्स डिस्पैच ने तो इस पर पक्की मोहर ही लगा दी। इस नई सोच को समझने के लिए मैकॉले का ये एक बयान ही काफी है। उन्होंने कहा था, एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की सिर्फ एक शेल्फ भारत और अरब के पूरे साहित्य से ज्यादा कीमती है। सोचिए, ये सिर्फ घमंड नहीं था, ये वो मानसिकता थी जिसने हजारों साल के ज्ञान को, लाखों पाठशालाओं को एक झटके में बेकार मान लिया और एक बिल्कुल नई शिक्षा नीति की नींव रख दी। तो इस सभ्य बनाने के मिशन के पीछे का असली मकसद क्या था? खैर, 1854 के वुड्स डिस्पैच ने सब साफ कर दिया। असल में 2 मकसद थे। पहला, ऐसे भारतीय तैयार करो जिनकी सोच, जिनकी पसंद सब कुछ अंग्रेजों जैसा हो। नतीजा, वो ब्रिटिश सामान खरीदेंगे, मतलब शिक्षा के जरिए एक नया बाजार तैयार करना। और दूसरा, ऐसे ईमानदार क्लर्क और अफसर तैयार करो जो वफादारी से कंपनी का राज चलाने में मदद करें। तो ये शिक्षा कम और साम्राज्य फैलाने का एक औजार ज्यादा था। लेकिन इस व्यापार वाली सोच से हर कोई सहमत नहीं था। ईसाई मिशनरीज जो थे, उनका तर्क था कि शिक्षा का असली मकसद तो नैतिक सुधार होना चाहिए, और उन्हें लगता था कि यह सुधार सिर्फ और सिर्फ ईसाई शिक्षा से ही आ सकता है। उन्होंने कंपनी के इस चिस्तो कारोबारी नजरिए को चुनौती दी। तो इस नई सोच को जमीन पर उतारा कैसे गया? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां पाठशाला सिस्टम को एक योजना के तहत खत्म किया जाने लगा। अंग्रेजों ने अपनी सोच को लागू करने के लिए नए नए नियम और कायदे कानून बनाए। ये नए सिस्टम को लागू करने के कुछ कदम थे। सबसे पहले तो हर पाठशाला की निगरानी के लिए सरकारी पंडित नियुक्त किए गए। फिर गुरुओं पर दबाव डाला गया कि वो एक तय टाइम टेबल और सरकारी किताबों के हिसाब से ही पढ़ाएं। अब ज्ञान को सालाना इम्तिहानों में तौला जाने लगा। और सबसे बड़ी चोट,
तय फीस और रोज की हाजिरी को जरूरी बना दिया गया, जिसने शिक्षा को गरीबों की पहुंच से धीरे धीरे दूर कर दिया। और इन नए नियमों का असर बहुत बुरा हुआ। इस स्लाइड पर देखिए, जहां पहले कटाई के लिए छुट्टी थी, अब वहां साल भर स्कूल जाना था। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि किसान परिवारों के बच्चे कटाई के वक्त स्कूल से बाहर हो गए। जहां पहले आमदनी के हिसाब से फीस थी, अब तय फीस गरीब परिवारों पर एक बोझ बन गई। और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता तो उसे अनुशासनहीन का ठप्पा लगा दिया जाता था। लेकिन क्या भारतीयों ने इस बदलाव को ऐसे ही मान लिया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से कहानी एक बहुत ही प्रेरणा देने वाला मोड़ लेती है। भारतीय विचारकों ने इस औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ एक राष्ट्रीय शिक्षा का सपना देखा, एक ऐसी शिक्षा जो भारतीय मन को गुलाम नहीं बल्कि आजाद बनाए। इस विरोध की शायद सबसे ताकतवर आवाज महात्मा गांधी की थी। उन्होंने साफ साफ कहा, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है, इसने हम पर एक बुरा जादू कर दिया है। गांधी जी का मानना था कि ये सिर्फ जिस्मानी गुलामी नहीं बल्कि दिमागी गुलामी है। ये शिक्षा हमें ये सिखा रही थी कि हमारी अपनी संस्कृति, हमारी अपनी भाषा, हमारा अपना ज्ञान सब पश्चिमी चीजों से कम है। तो फिर गांधी जी का रास्ता क्या था? उनके लिए सच्ची शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें रटना नहीं था। वो ऐसी शिक्षा चाहते थे जो इंसान के हाथ, दिमाग और आत्मा तीनों का विकास करें। उनका मानना था कि जब कोई अपने हाथ से कोई हुनर सीखता है, चाहे वो चरखा काटना हो या खेती करना, तो उसका दिमाग भी तेज होता है और उसका आत्मसम्मान भी जागता है। ये अंग्रेजों की क्लर्क बनाने वाली फैक्ट्री का एक सीधा जवाब था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है कि एक और महान विचारक रविंद्रनाथ टैगोर भी ब्रिटिश सिस्टम के बहुत बड़े आलोचक थे, पर उनका रास्ता थोड़ा अलग था। जहां गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से नकारते थे, वहीं टैगोर चाहते थे कि भारत और पश्चिम दोनों की सबसे अच्छी बातों को मिलाया जाए। मतलब एक तरफ गांधी जी थे जो हाथ के काम, व्यवहारिक हुनर पर जोर दे रहे थे, तो दूसरी तरफ टैगोर थे जो कला, संगीत और डांस के जरिए बच्चों की रचनात्मकता को जगाना चाहते थे। और अपनी इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। ये एक ऐसी जगह थी जहां बच्चे कैदी की तरह नहीं बल्कि आजाद और रचनात्मक बन सकते थे और प्रकृति के साथ जुड़कर सीख सकते थे। उनके लिए स्कूल एक जेल नहीं बल्कि शांति का घर होना चाहिए था। तो इस पूरी कहानी का आज हमारे लिए क्या मतलब है? क्या ये सब बस इतिहास की बातें हैं? नहीं, उस औपनिवेशिक क्लासरूम की गूंज आज भी हमारे स्कूलों में सुनाई देती है। इम्तिहानों का वो भारी दबाव, रट्टा मारने पर जोर और अपनी भाषाओं से ज्यादा अंग्रेजी को तवज्जो देना, ये सब उसी विरासत का हिस्सा है। शिक्षा का असली मकसद क्या हो, ये बहस आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। एक और बात जानना जरूरी है, ये जो शिक्षा को अनुशासन और नियंत्रण का जरिया बनाने की सोच थी, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं थी। खुद इंग्लैंड में भी थॉमस आर्नल्ड जैसे विचारक मानते थे कि शिक्षा का काम है नौजवानों के जंगलीपन को काबू में करना। और यही विक्टोरियन सोच भारत में औपनिवेशिक नीति का आधार बनी। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी शिक्षा का असली मकसद क्या होना चाहिए? दिमाग को अनुशासित करना, अर्थव्यवस्था की सेवा करना, या फिर हमें एक आजाद, रचनात्मक और आत्मविश्वासी इंसान बनने में मदद करना? ये सवाल उस वक्त भी बहुत अहम था और शायद आज पहले से कहीं ज्यादा अहम है।